हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने 29 क्वेश्चन पे अपनी क्लास को वाइंड अप किया था, तो आज वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ मतलब शायद आपको 1 घंटे का वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं इसको आधे घंटे का कर देती हूँ, लेकिन आधे घंटे से कम का मैं नहीं करूँगी। तो कोशिश यही रहेगी कि जो भी इसमें हम चैप्टर उठाएंगे, मतलब जिस भी क्लास का, जैसे कि 6th क्लास का चल रहा है आपका 11 नंबर वाला, तो 12 तक इसमें 12 चैप्टर थे। ठीक है, 12 टॉपिक थे, यानी 12 चैप्टर थे, जिसमें हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए। कल हमने सोचा था कि पूरा 6 कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो 11 पे हम चल रहे हैं। 11 में ये 29 नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा था। तो लेकिन जो मैं शुरू करूँगी उसे मैं ख़त्म करूँगी। तो अगर 30 मिनट हो भी जाता है, तो वो वाला चैप्टर आपका पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका क्लास वाइंड अप होगा। जैसे कि आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ती हूँ। कल क्या है कि 1 घंटा हो गया था, तो मुझे लगा अब इससे ओवर नहीं देना चाहिए, तो इसलिए मैंने कल पहला क्लास थी ऐसी जो मैंने बीच में छोड़ दी, वरना मैंने बीच में कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आगे बीच में नहीं छोड़ी जाएगी। अगर पूरा वो एक हमारा जो भी टॉपिक हम उठाएंगे, अगर वो पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही क्लास वाइंड अप होगी। कोशिश यही रहेगी कि 30 मिनट का आपका वीडियो हो, क्योंकि 1 घंटे वाला आप लोगों को नहीं जम रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। टाइम वेस्ट नहीं करते, आधे घंटे का ही समय है, उसमें से अगर मैं ही ले लूँगी 2-4 मिनट, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी आती है सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट ये आता है। सुबह 8 बजे आपको पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और दोपहर को 12 बजे आपको एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सब कुछ आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन खोलिए और उसमें आप डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे, आपको हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, जो भी मैंने अब तक क्लासेस दी हैं, आपको सारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारी लिंक्स मिल जाएगी, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है, हर चीज़ की सब मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो मैंने 2 मिनट ले ली हैं, टाइम मिनट। चलिए, विंध्य पर्वत से दक्षिण के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा काल द्वितीय ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 300 से 700 वाला। ठीक है, नीचे 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहते हैं। तो पश्चिमी दक्कन में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को अपदस्थ कर अपना राज्य स्थापित किया। इस संदर्भ में सामंती व्यवस्था ने एक निर्णायक भूमिका अदा करी है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। तो डी हमारा कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसकी वो पढ़ लेते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। पश्चिम दक्कन में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को अपदस्थ कर अपना राज्य स्थापित किया। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ सामंत थे। सामंती व्यवस्था ने उनके उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, नीचे फिर कथन कारण है। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के प्रसार में वाकाटक शासकों ने एक सेतु का काम किया है। वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अनेक भूदान दिए हैं। तो इसमें भी आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी और उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के प्रसार में वाकाटक शासकों ने एक सेतु का काम किया, क्योंकि वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अनेक भूमि अनुदान दिए। अभिलेख में ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अतः कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सती होने का पहला शिलालेखी संदर्भ यहाँ से मिलता है। तो सती होने का पहला शिलालेखी संदर्भ जो है वो इराऊ एमपी से मिलता है। ठीक है,
तो गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण एराउ मध्य प्रदेश अभिलेख 510 ईस्वी से सती होने का प्रथम शिलालेखी प्रमाण मिलता है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट है हमारा 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये, इमारतें, चित्र तथा किताबें। कल ही फिनिश हो जाता लेकिन समय हो गया था तो नहीं फिनिश हो पाया। चलिए पढ़ते हैं। लौह स्तंभ। तो दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी थी। तो ये है आपका मेहरौली। ठीक है, मेहरौली नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी थी। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? ऐहोल में मिले मंदिर हैं। तो ऐहोल में मिले हुए मंदिर हैं आपके ये वाले, ठीक है, लड़खन मंदिर, जैन मंदिर, दुर्गा मंदिर और हिचुमल्ली गुड़ी। मेगुती शिवालय नहीं है आपका। तो बादामी के चालुक्य राजाओं ने ऐहोल कर्नाटक में मेगुती जैन मंदिर, ज्योतिर्लिंग समूह मंदिर, शिव गुफा, रावण पद्दी गुफा मंदिर, दुर्गा मंदिर, लड़खन या लदकन मंदिर तथा हिचुमल्ली गुड़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के मंदिर एकाश्मिक हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि इस प्रश्न का तो विकल्प सीमा ना, जो कि सही नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि मेगुती मेलागित्ती शिवालय नाम का एक जैन मंदिर है। अच्छा ठीक है, अब विज्ञान की पुस्तकें पढ़ लेते हैं। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पंच सिद्धांतिका, काव्य मीमांसा, विशुद्धि मग्ग और कादंबरी। तो भैया ये आपस में मिले हुए पंच सिद्धांतिका वारामिरी की, काव्य मीमांसा राजशेखर, विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष, आदंबरी ही बाणभट्ट की है। पंच सिद्धांतिका वारामिहिर का ग्रंथ है जिसमें गुप्तकालीन भारत में प्रचलित ज्योतिष के सिद्धांतों का विवरण मिलता है। संस्कृत कवि राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्र पर लिखा गया एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें मूलतः 18 अधिकरण थे। विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष के द्वारा रचित पाली ग्रंथ है। ये त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा रचित संस्कृत का महान उपन्यास है और ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? तो पंच सिद्धांतिका वारामिहिर ने लिखी है। अब ये क्लास 7 का आ गया। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नई और पुरानी शब्दावली। तो दिल्ली सल्तनत में ममलूक शब्द क्या इंगित करता है? एक अरबी शब्द जिसका अर्थ स्वामित्व है, या ये शब्द तुर्की से लाए गए उन गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था जो मुख्यतः सैन्य सेवा करते थे, या ये शब्द मुख्यतः उन गरीब गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था जिनका उपयोग घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो इसका उत्तर है पहला और दूसरा, यानी कि ममलूक जो है वो अरबी शब्द जिसका अर्थ स्वामित्व है और ये शब्द तुर्की से लाए हुए उन गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था जो मुख्यतः सैन्य सेवा करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के आरंभिक राजवंश के नामकरण को लेकर पर्याप्त विवाद था। इसे गुलाम वंश, इल्बारी वंश या आरंभिक तुर्क राजवंश कहा गया है तथा जिसने 1206 से 1290 तक शासन किया, परंतु इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे ममलूक या मामलूक वंश का जो सर्वाधिक मान्य माना जाता है। ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामित्व। गुलाम सेना नायकों द्वारा स्थापित राजवंशों को ममलूक राजवंश कहा जाता है। वस्तुतः ममलूक शब्द उन तुर्क गुलामों के लिए प्रयुक्त किया गया जो मुख्यतः सैन्य सेवा करते थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। सल्तनत काल का पहला राजवंश था। ठीक है, अतः स्पष्ट 1 और 2 जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? बताओ भाई। तो सल्तनत काल का पहला राजवंश था मामलूक राजवंश, अभी पढ़ा हमने। इतिहासकार और उनके स्रोत। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो तबकाते नासरी मिनहाज उस शिराज के द्वारा लिखी गई है। तबकाते नासरी मिनहाज उस शिराज यानी मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिनहाज उस सिराज का जन्म 1193 में मध्य एशिया में हुआ था।
13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित स्थानों से था। सिराज ने रजिया के बारे में कहा कि वो अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ थी। मिनहाज ने अपनी रचना तबकात नासिरी को सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। ये रचना 23 तबकों यानी कि अध्याय में विभक्त है और इस पुस्तक में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14वें-15वें वर्ष तक का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था? तो अब्बास खान शेरवानी नहीं थे, अमीर खुसरो थे, जियाउद्दीन बर्नी थे और मिनहाज उस सिराज थे। ठीक है, तो अब्बास खान शेरवानी जो है वो सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था, अन्य सभी सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही की रचना की है। 3वीं ईस्वी में हिंदुस्तान नामक शब्द प्रथम बार किसके अभिलेखों में मिला है? तो ये मिला है आपका हिंदुस्तान नामक प्रथम बार शब्द सासनी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। क्षेत्र और साम्राज्य। दक्षिण भारत पर विजय किसके शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी? तो ये गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी। तो दक्षिण भारत पर विजय गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी। गियासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना को विजित कर दिल्ली में मिला लिया और तथा वारंगल को सुल्तानपुर के नए नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम आदि अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद तुगलक ने 1323 में मदुरै को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। भाषा तथा क्षेत्र। रोम के क्षेत्रों में हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित है? तो ये रोम के क्षेत्रों से हिंद यूरोपियन भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख 1400 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले ऐसे ही अभिलेख इसी कालखंड में इराक, तुर्की आदि जैसे पश्चिमी एशियाई देशों में भी मिले हैं। हिंद यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। पहली बार 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेख जारी किए गए थे। कथन ये कहता है और कारण कहता है कि इस काल में क्षेत्रीयता का विशेष उभार हुआ है। तो भाई आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो भारत में अभिलेखों के लेखन में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग 9वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ होता है और 10वीं शताब्दी में इसका प्रयोग बहुतायत से होने लगता है, जिसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक विखंडीकरण के कारण क्षेत्रीयता की भावना का विकास रहा है, जिसमें अनेक क्षेत्रों में अनेक राजवंशों का उदय हुआ जिन्होंने अपने अभिलेखों में अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है। नए राजा और उनके राज, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। तो एक शब्द जो राजाओं की नदी के लिए प्रतिस्थापित कर सकता है वो कौन सा है? तो वो है राजतरंगिणी। तो कल्हड़ के द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी को राजाओं की नदी कहा जाता है और इसकी रचना कश्मीर के राजा जयसिंह के शासनकाल में की गई थी। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ में 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं और इसे संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा जाता है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के रचनाकार थे। तो राजतरंगिणी के रचनाकार थे कौन? कल्हड़। कल्हड़ की राजतरंगिणी यह एक ऐतिहासिक रचना है कश्मीर पर। अब उरैयूर से तंजावुर तक चलते हैं। तो किसके द्वारा चोल साम्राज्य की 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? तो ये किया गया था विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। चोल शासक विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। पांड्यों को हराकर उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण करी। विजयालय पल्लवों का सामंत था। इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? तो ये थे राजा राज चोल।
प्रथम। तो राजा राज चोल यानी कि राजराज प्रथम के शासनकाल के वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 ईस्वी में राजा बना और इसने ज्यादातर क्षेत्रों पर साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी इसी के शासनकाल में हुआ। किसानों की बस्तियां और तथा गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा वहां के नरेश महेंद्र पंचम को हराया था, जबकि राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में रखा था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। चोल राजवंश दक्षिण पूर्व में मेलाका यानी कि मलक्का, जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप में शामिल रहते थे तथा उनकी नौसेना शक्तिशाली थी। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्नाटक में मिले एक अभिलेख में इसे चोल नारायण कहा गया है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? तो अभी हमने पढ़ा किसको कहा गया है, राजराज प्रथम को कहा गया है। ठीक है, ये इसको किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो महेंद्र पंचम को पराजित उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी आदित्य प्रथम ने भी किया, राजेंद्र प्रथम ने भी किया और राजराज प्रथम ने भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका, जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? तो वो था आपका चोल राजवंश। चोल शासक ने गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना करी। तो राजराज प्रथम ने जो है गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र चोल के पूर्वी अभियान का वर्णन तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में मिलता है। इससे पता चलता है कि उसने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तर पूर्व भारत के विजय के लिए भेजी थी। उसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और पराजित पाल शासकों के सिर पर लाद कर गंगा जल चोल राज्य में भिजवाया। इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी और गंगेकोंड चोलपुरम त्रिचनापल्ली जिले में नामक एक नई राजधानी बनाई। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर का महत्व था। तो उरैयूर जो है वो कपास व्यापार का एक बड़ा केंद्र था उरैयूर। संगम काल में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। संगम काल का प्रसिद्ध राजा करिकाल चोल राजवंश से संबंधित था। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संगम काल के प्रसिद्ध राजा करिकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? तो करिकाल जो थे वो आपके चोल राजवंश से संबंधित थे। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो ये दी गई थी चोल राजवंश में। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों को कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो ये दी गई थी चोल राजवंश में। चोल वंश में कई काइकोलार या कैकोलर समुदाय बुनकरों और व्यापारियों की श्रेणी चोल काल के दौरान उनकी प्रमुख व्यापारिक और सैन्य भूमिकाएं थी। चोल काल में मंदिर के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार एवं नर्तक इत्यादि रहते थे। एक सेकेंड।
चोल काव्य मंदिर क्या था? पुरोहित, माला का बावर्ची, मेहता, संगीतकार और नर्तक इत्यादि रहते थे। ये मंदिर पूजा आराधना के केंद्र के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। साम्राज्य का प्रशासन चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। जो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी और इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद स्थानीय स्वशासन और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। गांव के रूप में उर एक आवासीय इकाई थी। गांवों में मुख्यतः रहते थे किसान। दक्षिण भारत में गांव के रूप में उर एक आवासीय इकाई थी। गांव में प्रमुखतः किसान रहते थे। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लार जाति के धनी किसानों का केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के शासक। नीचे दिए गए दो व्यक्तित्व में से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। और गियासुद्दीन तुगलक ने खोत तथा मुकदमों को भू राजस्व में रियायतें दी। तो गियासुद्दीन तुगलक पुराने मुस्लिम कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कालीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था। तो इसमें आपका ए सही है और आर गलत। तो गियासुद्दीन तुगलक ने खूत तथा मुकदमों को राजस्व में रियायतें दी। लगान वसूल करने वाले पुराने मुकदमों और खुतों को विशेषाधिकारों को पुनः बहाल कर दिया गया तथा उनके खेत और चारागाह को कर मुक्त कर दिया गया। लगान वसूली के लिए उन्हें उचित जमींदाराना शुल्क दिया गया। किंतु यहाँ ध्यातव्य है कि गियासुद्दीन ने हिंदू कुलीन वर्ग का समर्थन के लिए ये सब नहीं किया था। इस प्रकार कथन सही और कारण गलत है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो ये बनवा लिया था बलबन ने, शायद। एक सेकेंड, नहीं गलत है। तो ये बनवा लिया था उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इल्तुतमिश ने भी बनवाया, बलबन ने भी बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनवाया। तो बात एकदम सही है। तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवाया जो इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। ये मकबरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1234 से 35 में लाल पत्थर का प्रयोग करके करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण 1231 से 32 में करवाया था। बलबन ने भी दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया जो शुद्ध इस्लामी पद्धति के द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? ए माना है। ठीक है। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? तो ये सिक्कों पर इसने अमीर उल मोमिनीन खुदवाया था। तो बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर अल इमाम खलीफा अल मुस्तिस्म अमीर अल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था या खुदवाया था। ममलूक दाश वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ममलूक दाश वंश का अंतिम शासक था क्यूमस। कौन था? क्यूमस। ममलूक यानी कि दास वंश का अंतिम शासक क्यूमस या कैमूस था। क्यूमस 1290 में बलबन का पोता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसे आरजी ए मुमालिक का पद प्राप्त था ने क्यूमस की हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त किया और खिलजी वंश का सूत्रपात किया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश को सबसे पहले गवर्नर बनाया गया था एक सेकेंड बदायूं का। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है 1210 से 1236 तक। ये इलबारी जाति का तुर्क था। इसके पिता इलम खां एक कबायली सरदार थे। इसके भाइयों ने बचपन में ही इसे दास बनाकर बेच दिया था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। 1205 से 1206 में गोरी अंतिम अभियान में इसने अद्वितीय साहस का परिचय दिया जिससे प्रसन्न होकर गोरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया और ऐबक ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर उसे बदायूं का गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताउजीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो ये किया था तराइन के युद्ध में। ठीक है। किसमें? तराइन में। तो तराइन के स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताउजीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित करके बंदी बना लिया था। यल्दौज गजनी का शासक था और दिल्ली पर भी संप्रभुता का दावा रखता था। 1215 से 16 में इल्तुतमिश और यल्दौज में प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ क्योंकि यल्दौज ने पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास
किया था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। वो भारत में निर्मित तुर्क मस्जिद था। यह इंडो इस्लामिक शैली का प्रथम उदाहरण था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखवाई हैं। महरौली का लौह स्तंभ इसी मस्जिद के प्राखंड में स्थित है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? तो चालीसा का शासन काल माना जाता है इल्तुतमिश के टाइम को। तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी या 40 दल का गठन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों तक चालीसा दल का शासन माना जाता है। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तुर्काने चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतूह सलातीन में मिलता है। गयासुद्दीन बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन का पूरा नाम था बहाउद्दीन। बलबन 1266 से 1287 तक का मूल नाम बहाउद्दीन था। वो इलबारी जाति का तुर्क था जिसे ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया गया था। बलबन सुल्तान बनने के पहले 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। सुल्तान बनने पर उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। बलबन ने राजतत्व का सिद्धांत रक्त एवं लौ की नीति पर आधारित था। उसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तो इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में था। रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी और जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सत्ता में अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत पर 7 माह तक शासन किया था। तारीखे फिरोजशाही किसने लिखी है? तो तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। ठीक है, तो तारीखे फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। इस पुस्तक में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ फारसी भाषा में। इसके अलावा जियाउद्दीन बरनी ने फतवाए जहादारी, सानाए मुहम्मदी, हसरतनामा आदि की भी रचना की है। शम्से सिराज अफीक की पुस्तक का नाम भी तारीखे फिरोजशाही है जिसकी रचना बरनी के मृत्यु के बाद की है। तो ये है खलीफा। खड़े इस्लामिक सिद्धांत में खलीफा एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान खलीफा को अपना वैधानिक शासन मानते थे। समस्त मुसलमानों का शासक इस्लामी विधि के अनुसार खलीफा था। शासक खलीफा के नाम के खुतवा पढ़वाते थे एवं सिक्के जारी करवाते थे। बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो बलबन को अमीर शिकार के पद पर रजिया बेगम ने नियुक्त किया था। बलबन को अमीर शिकार के पद पर रजिया बेगम ने नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के समय बलबन को खासदार सुल्तान का निजी सेवक का पद दिया गया था, जबकि अलाउद्दीन, मसूद शाह एवं नासिरुद्दीन महमूद ने क्रमशः अमीर हाजिब एवं नाइबे मुमलियत के पद पर नियुक्त किया गया था। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया? तो 40 के संगठन को समाप्त कर दिया था बलबन ने। 40 या चालीसा के संगठन को सुल्तान बलबन ने समाप्त किया। तुर्काने चहलगानी 40 दल का संगठन इल्तुतमिश ने किया था। ये गुलाम तुर्कों का एक संगठन था। बलबन भी इस संगठन का सदस्य था। इस दल में इल्तुतमिश के सबसे विश्वास पात्र गुलाम होते थे जो 40 की संख्या में थे, जिन्हें 40 सदस्य का एक दल भी कहा जाता था। इस दल को बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। दिल्ली के सुल्तानों का फारसी भाषा को प्रोत्साहित किया गया था और इसी कारण दिल्ली सल्तनत की अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी, जैसे कि तारीखे फिरोजशाही, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह आदि। सल्तनत काल से संबंधित पुस्तकालय दिल्ली में स्थापित था और मुगल काल में भी फारसी राज्य की भाषा थी। बलबन ने किन अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था बरीद को। किसको किया था? बरीद को। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बरीद गुप्तचर अधिकारियों को गवर्नर, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग का अध्यक्ष आरिज़े मुमालिक होता था। बरीद के अधिकारी को बरीदे मुमालिक कहा जाता था।
खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत था बलबन। खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत बलबन था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण किया और अपने योग्यतम सैनिकों को वहां नियुक्त किया तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा के संबंध में उसने जो नीति अपनाई वही आगे चलकर खिलजी शासकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। इसी संदर्भ में हबीबुल्लाह ने कहा कि बलबन ने ही बड़ी सीमा तक खिलजी राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से संगीत के किस क्लासिकी शास्त्रीय ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया? तो राग दर्पण का। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासनकाल में संगीत के क्लासिकी शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का अनुवाद फारसी में किया गया था और इस काल में संगीत कला पर कई ग्रंथों की रचना हुई। राग विवेक की रचना सोमनाथ ने की थी। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकार की रचना की। आगे कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकार पर टीका लिखी। लोचन कवि ने राग तरंगिणी की रचना करी। लाल बख्श की उपाधि दी थी तो लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। इतिहासकार मिन्हाज ने लिखा कि ऐबक शेष भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वो बहुत दानशील था। अपनी उदारता के कारण वो इतना अधिक दान करता था कि उसे लाल बख्श यानी कि लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। लाल बख्श किसका खिताब था? तो लाल बख्श जो है वो ऐबक का खिताब था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? तो दिल्ली के सुल्तान में कौन पहले पहले बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, इल्तुतमिश बैठा, रजिया बैठी, नासिरुद्दीन मोहम्मद बैठा, बलबन बैठा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा पहले 1206 से 1210 में, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद 1246 से 1265, बलबन 1266 से 1287 और कैफकूबाद 1286 से 1290 में बैठा। आधुनिक ढिल्लिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ढिल्लिका की स्थापना जो है वो अनंगपाल के द्वारा की गई थी। आधुनिक ढिल्लिका या दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई थी। अभिलेखों से पता चलता है कि मध्ययुग में तोमरों के द्वारा स्थापित दिल्ली के पहले शहर का नाम दिल्ली या ढिल्लिका था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और इस शहर में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया है। आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण किसने किया? तो ये राजा अजय देव ने किया था। आधुनिक किले और अजमेर के आधुनिक शहर का निर्माण चौहान शासक राजा अजय देव ने किया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों चाहमान ने परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। राजा अजय देव ने अजमेर में एक विशाल टकसाल गृह की स्थापना की थी। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो तुर्काने चेहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। बिल्कुल, समशी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने घोषणा की कि मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा हूं। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। तो बी में क्या लिखा हुआ है? बी में लिखा है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश ने तुर्क गुलाम शमशीदास को लेकर एक दल बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी या 40 तुर्क गुलाम की संज्ञा दी जाती है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंती और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? तो बलबन ने सैनिकों की व्याख्या और उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से में केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रहे और इसने जिस निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली थी उसके लिए उसने सेना का पुनर्गठन किया था। सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि किया था।
उसने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया था एवं उमादुल मुल्क अहमद अयाज को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर जोर दिया तथा अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था? तो ये बख्तियार खिलजी जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदूद और तुगरिल था, जबकि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था। अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चुती ने 1168 से 1192 में पृथ्वीराज चुती का शासनकाल रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में इसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइबे मामलिकात कौन बना? तो नाइबे मामलिकात जो है वो इख्तियारुद्दीन एतगीन बना था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम नाइबे मामलिकात पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगीन था। एतगीन ने नाइब का पद ग्रहण करने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। उसने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी कर लिया और अपने द्वारा नौबत, नगाड़ा एवं हाथी रखना शुरू कर दिया। एतगीन की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, नाइबे मामलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो ये किया गया था इमादुद्दीन रेहान को। नसरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 के समय में बलबन ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। 1249 में नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान करी थी एवं नाइबे ममलिकात नियुक्त किया। 1253 में भारतीय मुसलमानों के नेता इमादुद्दीन रेहान बलबन के स्थान पर नाइब बना। 1254 को बलबन पुनः नाइब बन जाता है। नेक्स्ट है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो बलबन को नियुक्त किया गया था खासदार। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक एक मध्य एशियाई तुर्क था जिसने मंगोलों ने पकड़कर ख्वाजा जमालुद्दीन बशीरी को बेच दिया था। इसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा खरीद लिया गया और प्रारंभ में वह एक साधारण जलवाहक के रूप में था, लेकिन कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने इसे खासदार यानी कि राजा का निजी परिचायक के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमालिकात सृजित किया गया था? तो नाइबे मुमालिकात सृजित किया गया था बरहाम शाह के शासनकाल के दौरान। नाइबे मुमलिकात पद का सृजन सल्तनत कालीन शासक बहराम शाह के द्वारा किया गया था। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी का पुत्र था। नाइबे मुमलिकात पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति एतगीन था और बलबन के समय ये पद और विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है, जिले इलाही शब्द का अर्थ क्या था? तो जिले इलाही शब्द का अर्थ था भगवान की छाया। जिले इलाही का अर्थ है भगवान की छाया। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 तक रहता है ने राजतत्व सिद्धांत को मजबूती प्रदान करी और दरबार में फारसी प्रणाली को अपनाया। राजतत्व सिद्धांत का पालन लोग कठोरता पूर्वक कर सके, इसके लिए उसने स्वयं को ईश्वर की छाया यानी कि जिले इलाही घोषित किया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्याभिषेक तक वास्तविक रूप से शक्ति को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था? तो ये नियंत्रित किया गया था अभिजात वर्ग को। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्याभिषेक तक वास्तविक रूप से शक्ति को अभिजात वर्ग के द्वारा नियंत्रित किया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात और बलबन के राज्यारोहण तक 40 दल के सदस्यों ने उत्तराधिकार संबंधी मामलों का निराकरण किया। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और मिन्हाज ने लिखा कि रजिया अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ थी, लेकिन दरबारी जन और कुलीन वर्ग उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और अपना नियंत्रण शासन में बनाए रखा। तो ये वाला टॉपिक जब खत्म होगा उसके बाद ही आपका क्लास फिनिश होगी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक था। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली को बनाया और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था।
1225 से 26 शताब्दी में इल्तुतमिश के द्वारा दक्षिणी बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। 1225 से 26 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इसने दक्षिणी बिहार के प्रथम राज्यपाल या सूबेदार के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने बताया कि वो अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार इनमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश को हिंदुस्तान के सुल्तान का खिताब किससे मिला है? तो हिंदुस्तान के सुल्तान का खिताब मिला है इसको सुल्तान आजम का खिताब बगदाद के खलीफा अब्बासिद खलीफा अल मुस्तानिसिर बिल्लाह ने 1229 में दिया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू की। इसने कुछ चांदी के सिक्के और तांबे के जीतल भी चलाए थे। इस किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो अभी हमने देखा 1229 में। ठीक है, किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। इसने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया। इसने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख व दिल्ली टोपरा लेख को इनके मूल स्थान से दिल्ली लाया था और ये दोनों स्तंभ लेख मूल रूप से अशोक के थे। सुल्तान घारी किसका मकबरा है? तो सुल्तान घारी जो है वो नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। सुल्तान घारी या सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 में इल्तुतमिश का काल रहता है। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में 1231 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? बताओ, 50 लाख जीतल पे, 1 लाख जीतल पे या 2 लाख जीतल पे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक रहता है, इसने इल्तुतमिश को जो कि 1210 से 1236 तक रहता है 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश का पहला शासक था जिसने लाहौर में शासन किया था तथा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया और फारसी में बतंगा यानी कि 40 गुलामों का दल की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पौबोस की प्रथा प्रारंभ करी? तो ये थे भैया बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 तक दिल्ली पे का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। उसने दरबार में सजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस यानी कि सुल्तान का चरण चुंबन की प्रथा शुरू की थी। सजदा का सैद्धांतिक अर्थ ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम है। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। सजदा का सैद्धांतिक अर्थ क्या है? तो भैया सजदा का सैद्धांतिक अर्थ है ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह यानी कि महाजन बहुत धनी हो गए? तो ये कहा है शम्स सिराज अफीक ने। ठीक है, तो शम्स सिराज अफीक ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह यानी कि महाजन को धनी बनने का उल्लेख करता है। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अधिकारी जन की नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और मैं गुस्से से उसे मारने के लिए अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता हूं। बर्नी ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान से उपरोक्त शब्द कहलवाए थे? तो ये कहलवाए थे बलबन से। मध्यकालीन इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान बलबन जो कि 1266 से 1227 के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में उपयुक्त कथन बलबन से कहलवाया है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर की छाया माना है, साथ ही कुलीन एवं साधारण लोगों में भेद पर बल दिया। चचनामा की फारसी में रचना किसने की थी? तो चचनामा की फारसी में रचना अली कूफी ने की थी। अरबों के द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृतांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। बाद में अली अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फारसी में अनुवाद किया। अरबों ने मीर कासिम के नेतृत्व में 712 में सिंध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उस समय सिंध
का शासक दाहिर था, जो मीर कासिम के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। दक्षिण भारत का एकैक राज्य ने डैश ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, तो पांड्य ने। दक्षिण भारत का एकैक राज्य पांड्य ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। पांड्य राज्य में सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य के मध्य उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन से राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सहायता मांगी थी। मलिक काफूर अपने दक्षिण अभियान के दौरान वीर पांड्य को पकड़ नहीं सका और रामेश्वरम तक पहुंच गया था। पांड्यों के विपरीत तेलंगाना, देवगिरी तथा होयसल ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में शिलालेख उत्कीर्णन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो ये तांबे की प्लेट और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में शिलालेख उत्कीर्णन के लिए तांबे की प्लेट और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इन शिलालेखों में अनुदानों का संकेत मिलता है कि प्रांतीय शासकों को सैद्धांतिक रूप से देय भुगतान से पूरी तरह छूट नहीं दी जा रही थी, लेकिन अधिकार अब अनुदानकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिए गए थे। लेखक और फारसी ग्रंथ, तो मिन्हाज-उस-सिराज किसकी है भाई? तो मिन्हाज-उस-सिराज जो है वो तबकाते नासिरी ज़ियाउद्दीन बरनी की है। फतवाए जहादारी इसामी की है। फुतुह-उस-सलातीन याहा बिन सरहिंदी की है। तारीख मुबारक शाही। न्याय चक्र स्वीकार किया गया, यह अक्सर स्वीकार किया गया कि दहशाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो दहशाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? बीरबल, टोडरमल, मुजफ्फर खां के द्वारा। तो ये शुरू की गई थी टोडरमल, ठीक है। तो बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहशाला पद्धति अथवा 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। इस प्रणाली का प्रणेता तैयार करने वाला टोडरमल था, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेदारी शाह मंसूर की थी। इस पद्धति को जब्ती या टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था और इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी नगद रूप में करनी पड़ती थी। रजिया के बारे में मिन्हाज और सिराज के विचार। तो निम्न में से कौन से कुलीन के साथ रजिया निकट थी? तो रजिया जलालुद्दीन याकूत के साथ निकट थी। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और उस समय के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी। जलालुद्दीन याकूत कुलीन के साथ रजिया निकट थी और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने में ऋण यानी कि सोंधर देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? तो ये प्रथा का प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया एवं जिसे तकावी कहा जाता था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं पर जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के क्षेत्रों को साफ करके किसानों को दे दिया और उन्हें कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। तुगलक वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तुगलक वास्तुकला की एक असाधारण विशेषता ढलुआ नुमा दीवारें थी और ये तकनीकी ढलवा शैली कहलाती है और यह इमारतों की शक्ति और मजबूती का आभास देती है। ये दोनों ही सही हैं। और ढलवा शैली का प्रयोग फिरोज तुगलक की इमारतों में सर्वाधिक स्पष्ट है, ये गलत है। तुगलकों ने अपनी इमारतों में आमतौर पर महंगे लाल बलुआ पत्थर का उपयोग नहीं किया, बल्कि सस्ते और अधिक सुप्राय स्लेटी पत्थर का उपयोग किया। तो 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बेगमपुरी मस्जिद बनी, जो तुगलक कालीन वास्तुकला को दर्शाता है। तुगलक कालीन वास्तुकला ढालू दीवारें, जिसे नींव प्रवण बैठक कहा जाता है, दीवारें व बुर्ज मिस्र के पिरामिडों के समान है, जो अंदर की ओर झुकी हुई हैं। इसे सलामी पद्धति भी कहा जाता है। ये विशेषता भवन को शक्ति और सुदृढ़ता प्रदान करती है। सलामी पद्धति का प्रयोग मुख्यतः गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक निर्मित स्थापत्य में हुआ। फिरोज तुगलक के भवनों में नींव प्रवण अथवा ढालू दीवारों का निर्माण नग्न है। तुगलक वास्तुकला की निर्माण सामग्री सस्ता, खुरदुरा, धूसर पत्थर, कंकड़ और बलुआ पत्थर दोनों का मिलता है। इसमें महंगे लाल बलुआ व बलुआ पत्थर देखने को नहीं मिलता। तो दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे विस्तृत था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं को परास्त करके क्षेत्रों को विजित किया। इसके समय दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और इसके अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी। इनमें से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो अभी पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। अंततः पांड्य साम्राज्य में विलीन हो गया। तो भैया पांड्य साम्राज्य में अंततः विलीन हो गया था, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिल गया था क्या? पांड्य साम्राज्य। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को पांड्यों की राजधानी मदुरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के मध्य चल रहे उत्तराधिकार संबंधी गृह युद्ध को सुलझाया, किंतु उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। पांड्य शासक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर शासन करते रहे। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान पांड्य राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के वजीर के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख थे। 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। खाने जहान एक धर्म परिवर्तन तैलंग ब्राह्मण को फिरोज तुगलक ने अपना वजीर बनाया, या खाने जहान द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत किंग मेकर राजा यानी कि निर्माता की भूमिका अदा की थी? तो ये चारों ही सही है। दीवाने वजारत विभाग का अध्यक्ष वजीर कहलाता था। प्रारंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्यतः सैन्य प्रमुख था। आगे चलकर 14वीं शताब्दी में वजीर को राजस्व कार्यों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। खाने जहां मकबूल एक धर्म परिवर्तित तैलंग ब्राह्मण को फिरोज तुगलक ने अपना वजीर बनाया था। खाने जहां द्वितीय ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद राजा निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा की। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर धीरे धीरे ये मजबूत होकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से एक था? तो ये था जौनपुर। दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से जौनपुर एक था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में करवाई थी एवं बाप ने 1393 से 94 में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने उसे मलिक उस शर्क व ख्वाजा जहां की उपाधि दी। जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में करवाई गई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाई गई थी। अब बात करते हैं मस्जिद की। तो दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के भीतर बनी विशाल कुतुब मीनार में मुकरनास कार्बल व बाल्कनियों के साथ 5 जो है लंबे और पतले सॉफ्ट है। तो दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के भीतर बनी विशाल कुतुब मीनार में मुकरनास कार्बर और बाल्कनियों के साथ 5 लंबे और पतले सॉफ्ट है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बसाए गए सबसे पहले शहर मेहरौली में स्थित है। ये मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तुगलक ने भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार को नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है, दौलताबाद को क्यों चुना गया? तो दौलताबाद को एक केंद्रीय रूप से स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के लिए दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। दौलताबाद केंद्रीय रूप से स्थित था और पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ और ये पूर्व में बंगाल और दक्षिण भारत में माबर एवं पश्चिम में सिविस्तान तथा उत्तर में कालानौर तक विस्तृत था। मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद का संस्थापन का श्रेय दिया जाता है। सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में किस सुल्तान को 2 बार उल्लेख किया गया है? तो ये फिरोज तुगलक का उल्लेख किया गया है। सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में संस्कृत शिलालेख में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 तक रहा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को आरंभ किया था? तो भैया ये थे इल्तुतमिश जिसने एकता पद्धति को प्रारंभ किया था। एकता की प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 के समय पर शुरू की थी। ये नगद वेतन के बदले भूमि के रूप में राजस्व प्रदान किया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था। एकता का मतलब होता है, तो एकता का मतलब होता है
नगद वेतन के बदले में अमुक प्रदेश को राजस्व के रूप में नियोजित करना। जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को कहाँ ताज पहनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खुद को ताज पहनाया था कैलूगढ़ी में। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक रहा, ने जून में 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खरी या कीलूगढ़ी के महल में अपना राज्याभिषेक ताज पहना करवाया था। नेक्स्ट है, किसने ये वर्णन किया कि वो सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गले लगा लिए, उसकी आंखों और गाल को चूमा और उसे अपने चाचा के प्यार पर संदेह करने के लिए झिड़की दी। तो ये है बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये वर्णित किया कि वो सुल्तान के चरणों में गिर गया और सुल्तान ने उसे बेटे के रूप में मानते हुए उसे गला लगा लिया, उसकी आंखों और गाल को चूमा और उसे अपने चाचा के प्यार और संदेह करने के लिए झिड़की दी। मुस्लिम इतिहास के द्वारा किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे तथा उसके दक्षिण अभियानों का प्रमुख नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर था। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। नेक्स्ट है, किस शासक ने हौज खास को साफ किया और वहां एक मदरसा बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास को साफ किया और वहां पर एक मदरसा बनवाया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। इसने हौज खास को साफ किया और वहां पर एक मदरसा का निर्माण करवाया था। हौज खास किले को अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि 1296 से 1316 तक रहा, ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था और वहां पर एक जलाशय का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्ग और किन वर्गों में विभाजित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने रतबी व गैर रतबी में जो है विभाजित किया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। उसके समय में शाही कारखानों की संख्या 36 थी। इसने कारखानों के दो भागों में विभाजित किया था, रतबी और गैर रतबी। रतबी को शासन का संरक्षण प्राप्त था, जबकि गैर रतबी स्वतंत्र रूप में था। खिलजियों की सत्ता में आने को किस रूप में जाना जाता है? तो खिलजियों की सत्ता को में आने को खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। खिलजियों को सत्ता में आने को खिलजी क्रांति कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक इस वंश का संस्थापक था, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 तक रहा, शासक बना। दिल्ली पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। जियाउद्दीन बर्नी के सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे? तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे वो उसका जन्म 1285 में एक सम्राट परिवार में हुआ था। उसके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सलाहकार था। तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। उसने कीमतों पर नियंत्रण के लिए टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई और ये सिक्के सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को समर्पित करते हुए तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। नेक्स्ट है, किसने दीवाने इंशा का नेतृत्व किया? तो दीवाने इंशा का नेतृत्व दाबीर खास ने किया था। सल्तनत काल के समय पत्र व्यवहार के कार्य के लिए सुल्तानों ने एक विभाग स्थापित किया, जिसे दीवाने इंशा कहा जाता था, जिसका संचालन दाबीर मुमालिक या दाबीर खास के माध्यम से किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का बड़ी शक्ति से पालन होता था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया था, जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यों का सख्त नियमन था? तो ये है खिलजी राजवंश। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के चित्तौड़ विजय के बाद बाजार व्यवस्था लागू की। उसका विस्तृत वर्णन बर्नी की तारीखें फिरोजशाही में मिलता है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहनाई मंडी यानी कि बाजार का दरोगा, सराय अदल, बरीद और मुनिज जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की? तो ये है शहनाई मंडी, बरीद मुनिज और शेरे अदल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दिल्ली सुल्तानों के सैन्य संगठन के संदर्भ में नहीं है? तो प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने अपने तुर्की सिपाहियों को दोआब के कई गांव उनके वेतन को प्रदान करने के लिए दिए। बलबन ने इन संपत्तियों के पुनर्ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन उसे अपने आदेश को बदलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आदेश द्वारा इन संपत्तियों को खारिज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने अपने सिपाहियों को पूर्ण रूप से नगद वेतन दिया। तो भैया ये सारे के सारे ही हैं। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने अपने सेनाओं के ज्यादातर सैनिकों को एकता के रूप में वेतन प्रदान
प्रदान करते थे और ये एकता दोआब क्षेत्र में दिए जाते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी भिन्न भिन्न इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। बलबन ने इन एकताओं पर नियंत्रण की कोशिश तो की, किंतु बाद में कदम वापस खींच लिए। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने सिपाहियों को नगद वेतन देना शुरू किया और दिए गए एकताओं को उसने रद्द कर उसे खालसा भूमि में मिला लिया। सुल्तानों के काल में भूमापन के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था, तो भैया ये मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। सुल्तानों के काल में भूमापन के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। भूमि की पैमाइश की गई और उसके क्षेत्र को विकसित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी कहाँ? दिल्ली से देवगिरी। कहाँ? दिल्ली से देवगिरी। ठीक है। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के देवगिरी को राजधानी 1326 से 1327 में बनाया गया था। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सरदार और उनकी किलेबंदी, तो 1221 में जलालुद्दीन मकबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ थमका और सिंधु तक पहुंच गया। वो कौन था? वो ख्वारिज के शाह का पुत्र था। तो मंगोल नेता तंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। 1221 में पर्शिया यानी कि ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया और स्वयं ख्वारिज्म शाह समुद्र की ओर भागा और उसका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी यानी कि मंगबरनी भारत की ओर भागा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर शानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो वो था भैया अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर शानी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। तो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी ने अपने आप को सिकंदर शानी के रूप में प्रस्तुत किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुए। इसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया तथा वो दाग यानी कि घोड़ों की ब्रीडिंग की व्यवस्था शुरू की और हुलिया सैनिकों की वर्गनात्मक सूची तैयार की। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया और उन्हें आवश्यक सामान खरीदने के लिए दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। बाजार नियंत्रण के लिए उसने दीवाने रियासत, साने मंडी आदि जैसे अधिकारी नियुक्त किए। चित्तौड़ विजय 1303 के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में शराब पीना, जुआ खेलना, भांग खाने, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की माप करवाई तथा कर का निर्धारण किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों और बाजार की व्यवस्था को लेकर काफी प्रशंसा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खूत, मुकद्दम, चौधरी, राय, राणा और रावत जैसे ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारियों को समाप्त कर उन्हें भी सामान्य किसानों की स्थिति में लाभ दिया। प्रायः ये मध्यस्थ वर्ग अपने ऊपर के राजस्व को किसानों पर ही डाल देते थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कई प्रकार के इनाम की भूमियों को निरस्त करके उन्हें राज्य के अंतर्गत खालिसा भूमि में ला दिया। नेक्स्ट है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था बताओ? खिजराबाद रख दिया था। ठीक है। किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने दाग घोड़ों की ब्रीडिंग की व्यवस्था शुरू की और हुलिया यानी कि सैनिकों की वर्णनात्मक सूची तैयार की, बिल्कुल सही। उन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना बनाई और उन्हें नगद भुगतान दिया, बिल्कुल सही। उन्होंने प्रत्येक बाजार को नियंत्रित करने के लिए साहब रियासत नामक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया, तो ये गलत है। भू राजस्व निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में खुद और मुकद्दम शब्दों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है उल्लेख ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग के लिए। खालिसा भूमि क्या थी? तो खालिसा भूमि जो है वो राज्य के सीधे नियंत्रण में भूमि होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था? तो किस शासक के मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। 1451 से 1526 तक दिल्ली और आगरा पर लोदी वंश का शासन था। आगरा की स्थापना 1504 में अफगान शासक सिकंदर लोदी ने की थी और 1506 में इसे राजधानी बनाया था। किस शासक ने रुपया की अवधारणा पेश करी? तो ये शेरशाह सूरी ने की। व्यापार, वाणिज्य, संचार साधनों के विकास पर शेरशाह सूरी ने विशेष ध्यान दिया था और इसके लिए उसने मुद्रा प्रचलन में रुपयों का प्रचलन
किया। इसमें सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई। चांदी का रुपया जिसका भार 178 ग्रेन था और तांबे का दाम जो 38 ग्रेन का था, वे चांदी के सिक्के रुपया को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे। अरबी लिपि में शेरशाह ने अपना नाम पदवी और टकसाल का नाम अंकित करवाया। ऐसे में शेरशाह का यह सुधार स्थायी सिद्ध हुआ। चांदी के सिक्के रुपया को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे तो वो थे शेरशाह सूरी। तैमूर के मनोनीत व्यक्ति खिज्र खान के द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि खिज्र खान 1414 से 1421 में सैयद वंश का संस्थापक था और तैमूर ने उसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। वे अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजवंश का नाम सैयद वंश रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो मुहासिब जो है वो लेख जोग का ब्यौरा रखते थे। मुतालिब जो है वो सरकारी खजाने के दावे थे। मुकर्रर तलब जो थे वो स्वीकृत दावे होते थे और तलब जो है वो वैतनिक दावे होते थे। चौसा का लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुए थे, वो भी शेरशाह सूरी से। तो बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में नामक स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय के कारण उसकी अव्यवस्थित सेना और भाइयों का सहयोग न मिलना था और इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसे बाद में हुमायूं ने दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया था। भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चौसा विजय के पश्चात शेर खान ने सुल्तान आदिल यानी कि शेरशाह की उपाधि धारण करी और द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में हुआ था। और इसी के साथ ही हमारा ये दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगल साम्राज्य अब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो मैंने सोचा था आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत बड़ा था और जैसे कि मैंने वादा किया है कि मैं टॉपिक जो उठाऊंगी उसे ख़त्म ज़रूर करूंगी। तो अब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे कल, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। 1 घंटे का वीडियो हो गया है, मैंने बहुत फास्ट कराने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं कल। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो इस क्लास, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। कल मुगल साम्राज्य के साथ और फटाफट से ये बुक कंप्लीट कर लेंगे हम।